चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अपन देखते हैं कि इसमें अगली बात क्या आ जाती है कि नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि ये पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का जो काल है वो संक्रमण काल का रहा है। थोड़ा समझ के चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने बोल दी गई है कि ये जो पीरियड है वो ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है, संक्रमण कालीन पीरियड होता है। क्या होता है कि बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है कि भैया संक्रमण काल जो हमारा है, ट्रांजिशन पीरियड है, तो किस पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना गया है। तो हमें पता पड़ गया कि जो हमारा पुरापाषाण और नवपाषाण का जो काल है इसके बीच को ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है। क्या होता है इसको समझिए। ऐसा पीरियड सबकी लाइफ में आता है, संक्रमण कालीन क्राइसिस का पीरियड है। क्योंकि जब एक व्यवस्था को चेंज करके दूसरी व्यवस्था में जब जाते हैं तो उसको हमें ऑब्जर्व करने में, उसको एडॉप्ट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वही काल हमारा कौन सा काल कहलाता है, संक्रमण कालीन काल कहलाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करें, हर जगह आता है। जैसे मान लो एक गांव का व्यक्ति शहर में आता है, तो जैसे वो गांव से शहर की ओर आता है वैसे उसके जीवन का जो काल होता है वो संक्रमण कालीन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गांव का रहन सहन का तरीका अलग होता है और शहर का रहन सहन का तरीका अलग होता है। गांव में लोग 4 बजे जग जाते हैं, शहर में आते हैं तो 9 बजे जगते हैं। अब उस व्यक्ति को काफी बोरियत होती है एक्टिविटीज से, सारे कामों को ऑब्जर्व करने प्रॉब्लम होती है। गाँव में रहता तो देसी दातून करता है पेड़ की तोड़ करके, यहाँ प्लास्टिक का ब्रश लेकर के लग जाता है अपने। इसका मतलब उस एक्टिविटी को उसको ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो टाइम लगा उसको, परेशानी उसको महसूस हो रही थी, वही काल उसका संक्रमण कालीन काल कहलाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसे काल आते हैं। आप देखते हैं कि जब आप 14 से 15 साल के बीच के होते हैं तो इस पीरियड में बच्चे के जीवन का सबसे संक्रमण कालीन समय होता है। क्योंकि 15 से 18 साल के बीच का जो समय होता है और संक्रमण कालीन समय होता है। क्यों, इसी समय में हमारी लाइफ बननी होती है और हमारी लाइफ बिगड़नी होती है। संक्रमण कालीन कैसे हुआ समझिए। क्योंकि आप जिस पोजीशंस पर खड़े होते हैं, यदि बुजुर्गों के बीच में बैठने लगे तो लोग कहते हैं कि यार उनका बच्चा तो बहुत ही सीनियर हो गया है, बुजुर्गों में बैठ रहा है। यदि आप बच्चों के साथ बैठ रहे हैं तो सामने वाला कहता है इतना बड़ा हो गया, वो बच्चों में बैठ रहा है। तो ऐसी पोजीशन में उसका जो टाइम पीरियड है वो काफी संक्रमण कालीन होता है, क्राइसिस का समय होता है। क्योंकि उसका सोशलाइजेशन करने वाले उसी के लेवल के लोग होते हैं, उसी एज के लोग होते हैं, और ये एज काफी क्राइसिस वाली एज होती है। तो वो अपने आपस के अपने एज वाले लोगों के साथ में बैठता है, उड़ता है, उन्हीं से सीखता है, उन्हें ही सिखाता है। यदि इस पीरियड के उसके दोस्त यार यदि उसको नेगेटिव मिल जाते हैं तो यहीं से उसकी लाइफ स्टाइल क्या जाती है, खराब हो जाती है। तो इसका मतलब सारे लोगों के जीवन इस प्रकार के कालों को हमें देखने को क्या मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखें हमेशा कि जब भी इस तरह का समय किसी व्यक्ति के लाइफ में आता है तो वहां पर हमें अपनी मेहनत पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अदर लोगों को समय कम देना आना चाहिए। तो आपका संक्रमण कालीन समय कुछ पल के बाद क्या होगा, निकल जाएगा। तो एक एक पॉइंट हमें अपनी लाइफ स्टाइल भी क्या करता है, सिखा देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अगले पॉइंट में आपसे क्या बोला जा रहा है कि भारत में मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक सामग्री की खोज किसने की थी, जॉन इवान ने। तो यही चीज आपसे साथ बोले जा रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल जो आपका मटेरियल था उसको रिसर्च करने वाला जो कौन था, उसकी डिस्कवरी किसने की, तो जॉन इवेन ने की हुई है। ये आपका फैक्ट हो गया, जीके का फैक्ट हो गया। सीधे सीधे ये भी आपको याद होना चाहिए कि इसमें तो समझने वाली कोई बात है नहीं है कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल मटेरियल था उसके अगर खोज करने वाला कौन है, डिस्कवर करने वाला कौन है, तो हमारा कौन हो गया, जॉन इवन हो गया। अगली बात आती है कि जो हम देखते हैं कि हमारा जो मेसोलिथिक एज है, तो मेसोलिथिक एज में अब हम देख रहे हैं कि यदि उसको हम रियलाइज करते हैं तो किस पर होता है कि इस एज में सबसे ज्यादा किस चीजों पर ध्यान दिया जा रहा था, हंटिंग पर ध्यान दिया जा रहा था, मतलब शिकार पर ध्यान दिया जाता। शिकार में भी किस चीज पर फोकस किया गया था, तो अपन देख रहे थे मछली को गैदरिंग करने के लिए ध्यान दिया जा रहा था, भोजन इकट्ठा करने पर क्या ध्यान दिया जा रहा था, और बाद में जानवरों को पालने का भी सिस्टम इस देश में देखने को मिला। तो अपन को पता पड़ गया कि जब लोगों को आवश्यकता पड़ गई कि हमारा भोजन जो है, तो उन्होंने इसलिए पशुपालन वगैरह क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो आज भी आप देखते हैं कोई मुर्गी पाल रहा है, कोई बकरी पाल रहा है, कोई बकरी पाल रहा है, कोई कुछ पाल रहा है। इसका मतलब आज भी इन चीजों का यूज हमें देखने को मिलता है हमारी कंट्री में। आज भी देखते हैं मछलियां पकड़ी जा रही हैं, मछली पालन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज इस तरह की हो रही है। क्यों
क्योंकि इनको कल भी खाया जाता था और आज भी खाया जा रहा है। बस अब धीरे धीरे जैसे जैसे करके हम रिसर्च करते हुए चले गए, नई नई चीजें भोजन की तैयार करते हुए चले गए, उसी प्रकार से हम परिवर्तन के दौर में गुजरते हुए क्या है चले गए। लेकिन ध्यान रखें, जब लोगों को जिस तरह की आवश्यकता थी तो उस समय के समाज के जो इस समय में कैसे कार्य करते हैं, तो शिकार करने का काम था, मछली पकड़ने का काम था, भोजन इकट्ठा करने का था, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने जानवर पालना भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो आपने देखा कि डोमेस्टिक एनिमल्स की जो बात की गई है वो किस काल में की गई है, तो आपको ऑलरेडी से पता है कि मेसोलिथिक जो एज है इसमें ही कहीं ना कहीं जानवरों के पालने की बात भी देखने को हमें मिलती है। उसके अलावा कुछ देखते हैं जो हमारे प्रसिद्ध जो टूल्स थे, जो हमारे फेमस, जो आप देखते हैं कि उस समय के जो जिसको टूल्स बोल सकते हैं, तो उन टूल्सों में भी क्या हुआ कि पहले बड़े बड़े टूल्स थे, उनका धीरे धीरे क्या होने लगा कि रिडक्शन देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं अपन देखने लगे छोटे रूप में भी देखने आना क्या हो गया स्टार्ट हो गया। तो उसका जो साइज था वो साइज में भी धीरे धीरे रिडक्शन देखना क्या हो गया स्टार्ट हो गया। तो आज भी अपन देख रहे हैं कि बड़ी छोटी छोटी चीजें आ गई। शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी जेंट साइज की चीजें आती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वरूप चेंज होते 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 आज भी आप देख रहे हैं कि मिनी, माइक्रो, इस तरह की चीजें होती हुई क्या है चले जा रही हैं। जैसे अपन देखते हैं कि शुरुआत में कंप्यूटर आया था तो काफी जेंट साइज का होता था, विशाल होता था, ह्यूज होता था, एक कमरे के रूप में आया था। लेकिन आज किस तरह से अपन देखते जा रहे हैं उसके रूप स्वरूप छोटे छोटे होते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे हो गए कि हैंडी हो गया, कहीं भी लेकर के कहीं भी अपन क्या करते हैं चल देते हैं। तो इस तरह से शुरुआत से अपन देख रहे हैं कि जिस चीजों का जन्म हुआ फिर उसमें धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगा, मॉडिफाई होते 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 आपने देखा रिडक्शन की बात कर दी गई। इसका मतलब साइज जो थे टूल्सों के धीरे धीरे क्या होने लगे, छोटे होने लगे। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि अगली बात क्या आती है आपकी माइक्रोलिथ्स। अब ये क्या होता है, अगर अपन देखते हैं कि माइक्रोलिथ्स की बात जो की जाती है तो इसमें ज्यामिति और विषम दोनों आकार हो सकते हैं। अंडरलाइन करके रखेंगे कि इसमें दोनों की बात कर दी गई है। जैसे किसकी बात कर दी है, ज्योमेट्रिक की बात कर दी गई है, और आपके इस तरह से दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं तो चीजें आपकी यहाँ पर भी पता होनी चाहिए कि ज्यामिति क्या होती है, और विषम दोनों आकार के हो सकते हैं। आमतौर पर क्रिप्टो या क्रिस्टलीय सिलिका के या कैल्सिडनी या चर्ट से बनते थे, इस अवधि को विशिष्ट उपकरण मानते हैं। तो यहाँ पर काफी चेंजेस हुआ। इन चीजों को पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि चर्ट वगैरह से सारी चीजें क्रिएट की जाती थी, सिलिका से कुछ चीजें क्रिएट की जाती थी, क्रिस्टलीय चीजें को तैयार किया जाता था। तो इस तरह से ये इसका एक क्रम बना दिया गया कि सम और विषम की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उनको तैयार किया गया था। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं अपन। नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि अगला जो पॉइंट आता है आपको, इस पॉइंट में थोड़ा ध्यान दें और हर पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें, उसको रियलाइज किया करें। क्या होता है कि चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन चिंता किस प्रकार की चिंता करें। चिंता ऐसी चिंता ना करें जो तुम्हारी चिंता को तैयार कर दे। चिंता को चिंतन में कन्वर्ट करें। हमें चिंतन करना आना चाहिए किसी चीज का। यदि उसको हम चिंतन करते हैं तो चिंता का अंत हो जाता है, और अदरवाइज जिसने चिंता की तो वो तुम्हारा अंत कर देता है। तो इसका मतलब हमें चिंता का अंत करना आना चाहिए, और चिंता का अंत चिंतन करने से होता है, और नहीं तो यदि चिंता जो लोग करते हैं तो उनका अंत हो जाता है। तो ध्यान रखें कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस पर चिंतन करें, चिंतन के बाद उस पर मनन करें, और मनन करने के बाद उसमें सुधार करें, और जैसे ही सुधार करेंगे तो चिंता का अंत होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि चिंता और चिंतन में क्या डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से अपनी स्टडी पर ध्यान देते चलेंगे। तो देखिए अगला जो पॉइंट आपका आ रहा है, क्या लिखा हुआ है कि ये प्रापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का जो काल था वो कौन सा था, संक्रमण काल था। और जो संक्रमण काल था तो आपने देखे जो पीछे अभी हम आपको समझा ही चुके हैं कि संक्रमण काल क्या था। तो आपको ऑलरेडी पता है ट्रांजिशनल पीरियड, और ट्रांजिशनल पीरियड के बारे में जस्ट ही हमने आपको बताया कि जब हम एक कंडीशन को छोड़ करके दूसरी कंडीशन में प्रवेश करते हैं तो उस बीच का जो गैप जनरेशन आता है, जो उस बीच की चीजों को जो हमें सीखने में, वो समझने में जो टाइम लगता है, उसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। जैसे सपोज दैट ये सारे दौरों में देखने को मिलता है। जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि एकदम गर्मी से
हम बरसात की ओर एंट्री कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो इस समय बीच का जो आ रहा है हमें ऑब्जर्व करने में, अडॉप्ट करने में, वो हमारा ट्रांजिशन पीरियड हो गया। इसी प्रकार से बरसात से जब हम सर्दियों में प्रवेश करेंगे तो एकदम बॉडी को सर्दी ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम आती है। तभी तो कहते हैं कि शुरुआत में बीमारी आती है। जैसी सर्दी में एंट्री करते हैं तो हमारी बॉडी उस तरह से ऑब्जर्व उसको नहीं कर पाती, उसको इस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाती है। तो वही जो काल है वही ट्रांजिशन पीरियड बन जाता है। तो ट्रांजिशन पीरियड हर जगह में देखने को मिलता है। कल तुम्हारी जॉब लगेगी, जब जॉब लगेगी तो आपको घर छोड़ कर जाना होगा, घर छोड़ के जाना होगा तो आपको बाहर रहना होगा। तो जब घर छोड़ने और बाहर रहने की जो बीच की स्थिति है वही आपकी ट्रांजिशन पीरियड कहलाएगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको अच्छा फील महसूस नहीं होगा जब एक एनवायरनमेंट को छोड़ करके दूसरे एनवायरनमेंट में हम जाते हैं। तो उसके बीच में थोड़ी बहुत जो हमें बॉडी को या हमारी मानसिक स्थिति को या हमारी भौतिक चीजों को जो हमारी नीडेड हैं उनको एडॉप्ट करने में जो प्रॉब्लम आती है उसी को ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड सारे लोगों की लाइफ में आता है, सारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। कल भी देखने को मिल रहा था, आज भी देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को हमें क्या है मिलता रहेगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मध्य पाषाण युगीन चित्रकारी में सांपों को चित्रित नहीं किया गया है। तो आपको पता पड़ेगा कि जो हमारा इस समय का समय था, तो इस समय अपन देख रहे हैं कि कौन सी चीज चित्रित नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं सांपों को चित्रित नहीं किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेसोलिथिक एज के अंतर्गत क्या सांपों को डिपेक्टेड किया गया था, क्या सांपों का चित्रण देखने को मिला, तो आपको पता होना चाहिए नहीं मिला। मतलब मेसोलिथिक एज में सांपों का फिगर देखने को नहीं मिले, उनका चित्रण नहीं किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता है पेपर में आता है, क्या मेसोलिथिक एज में अपन देखते हैं सांपों का उल्लेख देखने को मिला चित्र के रूप में, तो आंसर लिखेंगे नहीं, कि इसमें देखने को हमें नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारत में प्रस्तरकालीन जो पुरातात्विक सामग्री है उसकी खोज किसने की। वही जो चीजें पीछे आपने पढ़ी थी उसी को फैक्ट ऑफ देख लिया। तो अपन देख रहे हैं कि मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल की जो बात की गई है, इसमें डिस्कवरी की जो बात की जा रही है, तो डिस्कवरी की जो बात की जा रही है किसने की है, जॉन इवन ने की हुई है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के लोग क्या करते थे, शिकार, पीछे वाली बातें रिपीट हो रही है फिर आपकी, मछली पकड़ने, भोजन इकट्ठा करने और बाद में जानवरों को पालन पर ध्यान देते थे। तो ये आपके फैक्चुअल पॉइंट हो गए। अगर आप डीपली इसको अध्ययन नहीं कर पा रहे तो इन पॉइंटों के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन ने देखा कि इसमें आपने देखा कि डोमेस्टिक एनिमल्स की बात इसी समय कर दी गई। कुछ हमारे फेमस टूल्स थे उनमें रिडक्शन की बात की गई, पीछे भी अभी हमने जस्ट इसी पे चर्चा की कि साइज ऑफ जो टूल्स थे उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। तो किस काल में देखने को मिलता है, मेसोलिथिक एज मिलता है। फिर अभी आपको जस्ट हम बताते चले जा रहे हैं कि क्रिस्टल वाली बात कर दी गई। माइक्रो औजार्स में जो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि माइक्रोलिथिस औजार की लंबाई 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक होती थी। तो इस चीज को भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो माइक्रोलिथिस जो हमारे टूल्स थे उनकी लंबाई क्या हुआ करती थी। तो आपको पता पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक क्या होती थी। अगला अपन देख रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में अपना क्या आ रहा है कि एपी प्रासार, जो आपका एपी प्रापाषाण शब्द का प्रयोग कभी कभी उपकरणों के संक्रमणकालीन चरण के लिए किया जाता था। तो आपको ये पता पड़ेगा कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, संक्रमणकालीन चरण के लिए किया जाता था। जो उत्तर प्रापाषाण के उपकरणों से छोटे होते थे, किससे छोटे होते थे, उत्तर प्रापाषाण के उपकरणों से छोटे होते थे, लेकिन माइक्रोलिथिस या लघु पाषाणी औजारों से छोटे होते थे। तो ये सब छोटी छोटी फैक्ट वाली बातें कि किससे छोटे होते थे, किससे बड़े होते थे, आपको पता होना चाहिए। यही सारी चीजों का एक्सप्रेशन इसमें देखने को क्या है मिला हुआ। तो अब आप देखें कि जो माइक्रोलिथिस औजारों के उदाहरण हैं, जो हमारे माइक्रोलिथिस हैं उसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जो उसके टूल्स हैं, माइक्रोलिथिस के टूल्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला आपने देखा कि क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज से देख रहे हैं अपन, क्वार्ट्ज क्या है हमारा, ब्लेस, चार्ट ब्लेड और चट बुरेन, ये तीनों उस समय के अपन क्या देख रहे हैं कि हमारे क्या होते थे, ये टूल्स होते थे। इनके अलग अलग यूज भी हमें देखने को क्या है मिलते हुए चले आए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला अपन देखते हैं कि बात आती है बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। बस्तियां इन्हीं कहीं ना कहीं रहने के निवास, बस्तियों का डेवलपमेंट होने लगा। जैसे आज भी अपन देख रहे हैं ग्वालियर शहर में रह रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं। बस्ती पहले लोग आज भी कहते हैं कि बस्ती पहले यहाँ तक थी,
फिर धीरे धीरे लोग बढ़ना स्टार्ट हो गए और बस्तियां बढ़ती हुई क्या हो रही हैं, चली जा रही। तो देखिए बस्तियों का डेवलपमेंट कैसे होता है, आज यदि बस्तियों का डेवलप अपन देख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से होता है। लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहां उनसे जुड़ी हुई आवश्यक चीजें अवेलेबल होती हैं, वहीं बस्तियां डेवलप हो जाती हैं। बस्तियों को भी डेवलप होने का एक प्लेस होता है ना फिक्स, कहाँ होगा, जहां लोगों को, जैसे मान लो शहर में बस्तियां कहाँ बन रही है कि जहां भैया देखते हैं उद्योग हो, इंडस्ट्रीज हो, लोगों को रोजगार मिले, आमदनी का साधन मिले, वहां सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जहां ये शिक्षा की व्यवस्था हो, जहां ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, वहीं लोग निवास करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस्तियों का निर्धारण कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, और पहले भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया होगा। तो आपने देखा कि बस्तियों के प्रकारों में अपन देखते हैं तो अपन को ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ स्थायी बस्तियां होती थी, कुछ हमारी अर्धस्थायी बस्तियां, कम से कम ऐसी बस्तियां जो लंबे समय तक बार बार बसी थी। तो देखिए इस तरह से कुछ हम देखते हैं स्थायी रूप से, कुछ अस्थायी रूप से। जैसे आप ही लोग देख लीजिए उदाहरण के तौर पर कि कभी कभी गांव से शहर में आ जाते हैं कि चलो भैया डिग्री करेंगे, 3 साल रहेंगे, बीएससी कर लेंगे, डिग्री पूरी हो जाएगी, छोड़ के चले जाएंगे। तो एक आपका क्या परमानेंट प्लेस है, एक आपका टेम्परेरी प्लेस है। तो ये चीज पहले भी थी कि आवश्यकता के अनुसार कुछ समय के लिए लोग कहीं जाकर के अपना निवास करने लगते थे, जैसी उनकी नीड पूरी हो गई उस स्थान को छोड़ करके अपने दूसरे स्थान पे भी क्या होते थे, चले जाते थे। कुछ लोग आज भी अपन देखते हैं कि आप नौकरी करने के लिए जाते हो, जहां जॉब करते हो वहां रहते हो, लेकिन आकर के कुछ समय के बाद अपने परमानेंट प्लेस पर क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो जो बस्तियां पहले थी वही प्रकार आज भी हमें देखने को मिलते हैं। यदि इसको एप्लाइड करके देख लें तो हमें पता पड़ गया कि उस समय भी बस्तियां किस प्रकार की देखने को मिली थी, स्थायी थी, कुछ अर्धस्थायी थी, और कुछ लंबे समय तक बार बार क्या होती थी, बस्ती रहती थी। तो यही चीजें, जैसे जिसका जॉब लग जाता है, उन्हीं की ग्वालियर शहर में जॉब कर रहे हैं, तो बार बार आना जाना जो लगा रहता है, वो हमारी बार बार के लिए बस्तियों का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो कुछ लोग जहाँ परमानेंट रहना होता है तो वहाँ अपने मकान वगैरह सब कुछ बना लेते हैं, जहाँ नहीं रहना होता है कुछ समय रहते हैं तो टेम्पररी रूप से रह करके फिर आगे प्लेस की ओर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यही प्रोसेस पहले भी था, वही प्रोसेस आज भी देखने को हमें मिल रहा है। इसी प्रकार की फसलों की बात की जाती है। आदि फसलों की शुरुआत देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अपन देख रहे हैं, हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात हो गई, अपन देख रहे हैं कि शिकार से स्टार्ट हुए। कहीं ना कहीं आपने देखा शुरुआत में शिकार करने लगे, शिकारों में बता दिया गया कि किस किस का शिकार कर रहे थे, किन किन चीजों का यूज कर रहे थे, किसकी गैदरिंग कर रहे थे। आपने देखा आगे चल के जब उनको आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने पशुओं को ही पालना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब उसमें थोड़ा सा और रिसर्च किया, जैसे रिसर्च किया तो अपन कहाँ पहुंच गए, यानी रहने लगे। अब जब रहने लगे तो अपन ने नया रिसर्च और क्या कर लिया कि अब शुरुआत कर दी, फसलें उगाएंगे भाई। ऐसी फसलें उगाएंगे जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की, खाने पीने की चीजों की पूर्ति करें, जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे सकें, हमारी भूख जो लगती है उसकी पूर्ति कर सकें। तो ऐसी फसलों के बारे में सोचा गया। तो आपने देखा फसलों की बात कर दी गई, तो फसलों में अपन ने देखा क्या किया गया कि अंतिम चरण था जिसमें पौधों की खेती की जाने लगी। किसकी खेती की जाने लगी, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आ गए। अब कल्टीवेशन प्लांट्स जो आ गए तो अपन ने देखा कि इसमें एक जगह थी बेलन घाटी। बेलन घाटी में अपन ने देखा चौपानी मांडो में शिकार संग्रह से स्थिर कृषि की शुरुआत तक के संक्रमण काल का पता लगाया गया है। तो चौपानी मांडो से ये पता लगा कि भैया शिकार से लेकर के कृषि तक की बात की गई कि जो शिकार करते थे, किस चीज का शिकार करते थे, फिर उसका कैसे संग्रह करते थे, कैसे उसको स्टोर बनाते थे, कैसे उसको स्टोर करके लंबे समय तक क्या करते थे, रख लेते थे, और कृषि की तक की। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, बेलन घाटी में। और बेलन घाटी में कौन सी स्थान से मिलती है, चौपानी मांडो से बात देखने को हमें क्या है, मिलती है। तो देखिए आज भी अपन देख रहे हैं। अब जैसे अगले में क्या आता है कि जंगली मवेशियां, भेड़, बकरियां, इसकी चर्चा अभी भी उन्हें पीछे आपको कर दी है कि भैया ये घरेलू बनाया गया। तो आज भी आप देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, घरों में बकरियां पालते हैं, भेड़े पालते हैं, मवेशियां रखते हैं कि नहीं रखते हैं। उन्हें क्या डेली घर में रहेंगी तो ये हमारी नीडेड है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, पूरी होती रहती है। तो इसका मतलब ये चीजों का पालन जो किया गया, कहीं ना कहीं इसको इंसान ने रखना स्टार्ट कर दिया, तो कल भी कर रहा था और आज भी क्या है, कर रहा है। ठीक है। तो इसके बाद आपको पता पड़ गया कि भैया भेड़ बकरियां, तो आज भी आप देखते हैं कि बकरियां का यूज हो रहा है, कुछ काट के खा जाते हैं, भेड़ों को काट जाते हैं, उनके जो बाल होते हैं उसके माध्यम से हमारे बहुत सारे पोशाक बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, पर्स बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं उन जानवरों के तरह तरह के हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उनका जो दूध होता है
उस दूध का इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं, पौष्टिक प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। तो इस तरह की मवेशियों को घरों में पालना उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे इंसान कैसे रिसर्च की ओर बढ़ता चला गया, उसने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता गया और नई नई चीजों का रिसर्च होता हुआ चला गया। तो हम ये देखते हैं कि विज्ञान है क्या, विज्ञान इंसान की डिजायर है। वो एक नई डिजायर को पूरी करने के लिए वो एक नई चीज की रिसर्च करता है, और जब एक नई चीज की रिसर्च करता है तो एक नई वस्तुओं का निर्माण होता है। फिर उसकी डिजायर कुछ बढ़ती है, फिर उसके अंदर एक नए विचार आते हैं, फिर एक नई आवश्यकता बढ़ती है, फिर उस चीज को फिर उस पे क्या करता है, वर्किंग करना चालू कर देता है और फिर एक नई चीज क्रिएट कर लेता है। तो इसी प्रकार से इतिहास इस बात का गवाह है कि आप देख रहे हैं कि समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन देखने को मिलता हुआ चला आया। इसी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसी को तकनीकी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि जिस अवस्था से हम चले हैं उस अवस्था पर वापस कभी लौट के ना आना ही टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछना चाहता है कि तकनीकी है क्या, कि यदि हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लौट कर इस अवस्था पर यदि वापसी हम नहीं कर पा रहे हैं, यही टेक्नोलॉजी है। तो यही इतिहास है। इतिहास में पहले कार्य ऐसे हो रहे थे, फिर बीच में ऐसे हुए और आज ऐसे हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लेटेस्ट उसमें चेंजेस देखने को मिलता हुआ चला जाता है। इस चीज को अपने ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि जब आप पैदा हुए तो बहुत छोटे से बच्चे थे, हाड़ मांस के पुतले थे, वो धीरे 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 तुम्हारी एज बढ़ती चली गई, व्यक्ति का बुढ़ापा तक आ जाता है। दैट इज एक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपने भी अपनी दोबारा उस अवस्था पर वापस नहीं जा पाते हैं। खूब सोच लें कि हम एक बार बच्चे बन जाएं तो इम्पॉसिबल। इसी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आपकी प्रैक्टिकली भी लाइफ में है, वही हमारी भौतिक लाइफ में भी देखने को मिलती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी यही है, यही तकनीकी, यही हमारा इतिहास क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टाइम खत्म होता है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बातें हम आपको क्या बताएंगे, क्योंकि निवास स्थान के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे कि भैया झुग्गी झोपड़ियों की जो बात आती है तो कैसे आई, लोगों ने कैसे करके रहने की व्यवस्था बनाई, झुग्गी झोपड़ियों क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, उसमें निवास लेना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर उसके बाद मिलेंगे।